दिन दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 2 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 2 अक्टूबर में आपको विजयादशमी को सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सभी को मेरी तरफ से आप हमेशा खुश रहें और आपका परिवार और आप सभी को मेरी तरफ से फैमिलीज को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना, विजयादशमी की। अब खबर में आपको हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। खबर बहुत अच्छी है आज के लिए, बाकी खबरें आप पूरी देखें। डीए डीआर की खबर है, इसके अंदर 3% डीए की बढ़ोतरी हो गई, उसकी भी खबर है। कैबिनेट मीटिंग में 2 बड़े फैसले, डीए डीआर 3% की बढ़ोतरी और मंजूरी हो गई है। एड पे कमीशन में टीओआर 18 महीने की डीए बकाया कब। केंद्रीय कर्मियों और सीएपीएफ को ओपीएस यूपीएस पर आई बड़ी रिपोर्ट। एमएनएस को एमएसपी डबल, डिसेबिलिटी पेंशन भी। दिल्ली हाईकोर्ट को गोलियां सैनिकों से भेदभाव नहीं करती तो सरकार क्यों। पेंशन ईसीएचएस सुविधा पर अफसरों को हाईकोर्ट का झटका। पूर्व सैनिक बम स्क्वाड एक्स सर्विसमैन की भर्ती। अब खबर विस्तार से। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मंजूरी दे दी है। इसका लेटर जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है, जो कि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाती है। यह मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 55% की दर से 3% की अतिरिक्त वृद्धि है, जिसके मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी से प्रति वर्ष राजकोष पर 1,83,96 करोड़ रुपए का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशन भोगी और लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के स्वीकृति फार्मूले के अनुरूप है। नेक्स्ट खबर। कैबिनेट ने 5,862 करोड़ रुपए के से अधिक की लागत से देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय केवीएस खोलने की मंजूरी दी है। केंद्र ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय केवीएल खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें अनुमानित आवश्यकता के अनुसार 5,862 करोड़ रुपए की लगभग आय खर्चा होगा। 2026-27 से 9 वर्ष की अवधि को कवर करती है। इसमें 2585 करोड़ रुपए लगभग का पूंजीगत व्यय और 3277 करोड़ रुपए का लगभग परिचालन व्यय शामिल है। उल्लेखनीय कि पहली बार इन 57 केंद्रीय विद्यालयों की बाल वाटिका यानी बुनियादी चरण प्री प्राइमरी के 3 वर्षों के साथ मंजूरी दी गई है। बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा लेटर है ये। अच्छी खबर है सेंट्रल स्कूल खोलने की। 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार है अभी भी। जो 8वें वेतन आयोग के टीओआर पर अभी तक कोई शब्द नहीं है। हालांकि मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों टीओआर पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। हाल ही के महीनों में ब्रोकरेज फर्मों में संकेत दिया है कि आयोग द्वारा अनुशासित फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणन इकाई 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसके प्रभावी वेतन वृद्धि 14% से 34% तक हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन के दशक में एक बार होने वाले बड़े बदलाव के लिए वेतन आयोग के गठन को इस साल जनवरी में कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई थी। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए टीओआर को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। कर्मचारी संघ के नेता केंद्र सरकार की ओर से कार्य अवधि टीओआर की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग के लिए व्यापक रूपरेखा का काम करेगी। शर्तों तय होने के बाद आयोग का औपचारिक गठन किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। 8वें वेतन आयोग क्या कोविड-19 के दौरान 18 महीने का रुका हुआ डीए डीआर मिलेगा, सरकार का जवाब। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और 18 महीने के तक महंगाई भत्ते के संशोधन पर रोक के संबंध में सांसद में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दिया है। और प्रश्न का उत्तर है कि वित्त राज्य मंत्री आनंद भदौरिया ने कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 में आगे भी जारी रहा, इसलिए डीए और डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 महीने तक महंगाई भत्ते में संशोधन पर रोक के संबंध में सांसद में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दिया। हालांकि अभी तक इन्होंने क्लियर किया नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। सरकार को ये हमेशा याद दिलाते रहते हैं। ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, शास्त्री जी ने कहा। ओपीएस क्यों फेल हुआ, हकीकत योजना 4 कर्मियों से 4 लाख
कर्मियों से 70,000 ने यूपीएस विकल्प देने का आज आखिरी दिन है। विकलांगता पेंशन विवाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च रक्तचाप और मोटापे को जोड़ने वाले आदेश को रद्द किया है। इसमें बताया कि उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त सेना नर्सिंग अधिकारी को विकलांगता पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के उस आदेश का रद्द कर दिया है जिसमें मोटापे और उच्च रक्तचाप के कारण उन्होंने जो है पेंशन का जो अधिकार वो खारिज किया था कैटेगरी वाला। तो ये उन्होंने फिर बाकी सुश्री द्रौपदी त्रिपाठी जी ने नवंबर 1969 में सेना में शामिल हुए 36 साल से ज्यादा की सेवा के बाद जुलाई 2006 में सेवानिवृत्त हुए निम्न चिकित्सा श्रेणी में सेवा मुक्त कर दिया गया था। एक रिलीज मेडिकल बोर्ड ने दर्ज किया था कि वे मोटापे से ग्रस्त थे, जिसमें विकलांगता 1 से 5% और उच्च रक्तचाप 30% आका गया था। केंद्र ने वकील के दलील दी कि याचिकाकर्ता का वजन 84 किलो था, जो कि निर्धारित वजन से 52 किलोग्राम से काफी अधिक था। तो ये जरूरी नहीं कि मोटा व्यक्ति तभी उसको उक्त रक्तचाप होगा, पतले व्यक्ति को भी उक्त रक्तचाप होता है। तो इसलिए जो है इसको आदेश सरकार ने जो अपना उच्च न्यायालय ने इसका आदेश को निर्धारित किया है। पेंशन से वंचित युद्ध के दिग्गज न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गोलियां सैनिकों से भेदभाव नहीं करती तो सरकार क्यों करती है? यह सवाल सशस्त्र बलों के उन पूर्व सैनिकों द्वारा उठाया जा रहा है जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों सहित कई युद्धों में हिस्सा लिया है। आपातकालीन कमीशन अधिकारी ईसीओ और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी एसएससीओ जिन्होंने सेवामुक्त होने से पहले 5 से 14 साल तक का सेना में सेवा की है, 2018 से पेंशन और चिकित्सा लाभ की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में अखिल भारतीय शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में समूह को एक झटका और लगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। नेक्स्ट खबर, ये हम वापस नहीं कर रहे हैं, बाकी ये पूरा का पूरा इसका वही मामला है, पूरा आगे तक आप पढ़ सकते हैं इसमें। फर्जी धमकियों में बढ़ोतरी के बीच तमिलनाडु पुलिस बम निरोधक इकाइयों के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। बम की अफवाह की बढ़ती संख्या और आगामी विधानसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु पुलिस ने अपने कम कर्मचारियों वाले बम निरोधक दस्ते को मजबूत करने के लिए 59 पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों की भर्ती कर रही है। इस संविदा का भर्ती का उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार करना है। पिछले हफ्ते शहर में कम से कम 35 बम की झूठी कॉल आने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने अपने बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड बीडीडीएस को मजबूत करने के लिए नई भर्तियों की घोषणा की है। यह कदम अगले साल अप्रैल में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जब बम निरोधक कर्मियों को मांग ज्यादा होने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के लिए दिया गया है। इसमें उपलब्ध पद, वेतनमान और अपेक्षित पूर्व रैंक इस प्रकार रहेगी। इंस्पेक्टर बीडीडीएस पूर्व सूबेदार मेजर 2 रिक्तियां, वेतन 37,000 से 1,19,000। सब इंस्पेक्टर बीडीडीएस पूर्व नायब सूबेदार 14 रिक्तियां, वेतनमान 36,900 से 1,16,000। हेड कांस्टेबल बीडीडीएस पूर्व हवलदार नायक 43 रिक्तियां, वेतन 20,600 से 65,500। भावी उम्मीदवारों को बड़े कड़े पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदकों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 50 वर्ष से कम होनी चाहिए और उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एसएसएलसी या इसकी समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदकों के पास बम से निपटने का एक सिद्ध अनुभव होना चाहिए। तकनीकी आवश्यकताओं में सेना का अर्धसैनिक बल से कम 10 साल का सेवा और पुणे स्थित कर्मचारी उसमें जो अपना है उसके अंदर उसका कार्य होना जरूरी है। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। फिर से विजयादशमी की एक बार हार्दिक शुभकामना। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।